Everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic प्रायोगिक प्रसार शिक्षा। आज के हम इस ई कंटेंट में प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि प्रसार शिक्षा संबंध विषय से संबंधित है। प्रसार शिक्षा जो कि हम एज अ थ्योरी में तो हम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पढ़ते ही हैं, बीए पार्ट फर्स्ट होम साइंस के सिलेबस में। साथ ही साथ इसका जो प्रायोगिक है उसमें भी प्रसार शिक्षा के जो शिक्षण साधन हैं उनके बारे में प्रायोगिक के रूप में उन्हें दिया गया है। तो प्रसार शिक्षा का जो आज हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर ले रहे हैं प्रायोगिक परीक्षा के लिए, उसमें हम प्रसार शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और जो टीचिंग एड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन जो है हम पढ़ेंगे। प्रसार शिक्षा का जो विस्तार है वो हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, तो आज हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा अर्थात एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि इसका इंग्लिश का नाम है। प्रसार या एक्सटेंशन लैटिन भाषा के शब्द एक्स और टेंशन से मिलकर बना है। एक्सटेंशन, एक्स का अर्थ होता है आउट यानी बाहर, तथा टेंशन का अर्थ होता है फैलाना या विस्तार करना या विस्तृत करना। अर्थात जो प्रसार शिक्षा है वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान से बाहर प्रौढ़ों तथा युवाओं को दी जाती है। यह ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको आज की तकनीक के साथ जोड़ने के लिए ये प्रसार शिक्षा दी जाती है। अब हम लेते हैं प्रसार शिक्षा की परिभाषा, यानी परिभाषा जो विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अनुसार इन्हें समझाने की कोशिश की है कि प्रसार शिक्षा है क्या। हम उसके परिभाषाओं के अंतर्गत एक एक करके उन्हें देखेंगे। पहला हम लेते हैं परिभाषाओं में SV सुपे, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने प्रसार शिक्षा पे बेहद अपना शोध कार्य किया है। उनके अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं के सीमाओं से बाहर उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। अर्थात पहला तो यही है कि ये ग्रामीण लोगों को दी जाती है, और ये नियमित जो संस्थाएं होती हैं उसमें जो फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है उनसे हटकर उन लोगों के लिए है जो कि अब स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते, और उनका लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास है और आर्थिक विकास है इसके तहत यह शिक्षा दी जाती है। ज़्यादातर ये महिलाओं को, युवाओं को और प्रौढ़ों को, ये महिलाओं और प्रौढ़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होती हैं तथा युवाओं को न्यू तकनीक जो है उसके से अवगत कराया जाता है। OP धामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू OP धामा, प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में, यानी वहीं की परिस्थितियों में, लोकल परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में, यानी जो न्यू टेक्निक्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर निर्णय लेने में उनकी मदद की जाती है। ये लोग ज़्यादातर पुरानी अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक से जुड़े हुए होते हैं, तो नई टेक्निक को उनको अच्छी तरह से समझाया जाता है, उसके प्रॉफिट्स बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है ताकि ये निर्णय ले सके कि हम जब नई तकनीक को अपनाएंगे तो उससे हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है। फिर आते हैं परिभाषा डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार, प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार में शैक्षणिक विधियों का प्रयोग कर परिवर्तन लाता है तथा अपने स्वयं के प्रयासों से अपने सामान्य रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाता है। डॉक्टर रंजीत ने सामान्य स्तर से ऊंचा उठाने पर जोर दिया है अपनी परिभाषा में। फिर आता है अकॉर्डिंग टू डगलस भी एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं। उनके अनुसार प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य किया जाना है, यानी ज़्यादातर ग्रामीण लोग या वे लोग जो पुरानी पद्धतियों से जुड़े हुए हैं उन्हीं की अभिवृत्तियों में नई तकनीक को लाकर और उन्हें उन्हीं पर नई तकनीकों का अभ्यास करवाना है ताकि वे परिवर्तन ला सके, परिवर्तन किया जा सके। तो ये थी कुछ परिभाषाएं जो हमने प्रसार शिक्षा को जानने के लिए हमने पढ़ी। अब आता है कि प्रसार शिक्षा का आखिर उद्देश्य क्या है।
प्रसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लोगों का विकास, स्वरोजगार एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, नेतृत्व का विकास यानी लीडरशिप, सामाजिक जागरूकता, महिला शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। ग्रामीण लोगों का विकास, ये इसका प्रथम उद्देश्य है। कृषकों को प्राकृतिक साधनों का उपभोग करना सिखाना, स्वरोजगार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, लीडरशिप विकसित करना, युवाओं में है ना कार्य क्षमता को बढ़ाना, यानी जो कार्य क्षमता है वो नई तकनीकों से ज़्यादा जल्दी से जितना विस्तार से कार्य हो सके वो सिखाना, वैज्ञानिक और किसानों के बीच में कड़ी के रूप में करना, जो शोध कार्य हुए हैं, जो नई तकनीकें आई हैं और जो किसान जो पुरानी तकनीक से जुड़ा है उनके बीच में एक कड़ी का कार्य प्रसार शिक्षक करते हैं। समस्याओं को पहचानना और उनका हल ढूंढना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सामाजिक जागरूकता विकसित करना, ग्रामीणों में मैं नहीं हम की भावना विकसित करना, जात पात लिंग भेद छुआछूत को हटाना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को शिक्षाओं के प्रति जागृत करना, युवाओं को नई तकनीक के बारे में बताना, युवाओं को नई तकनीक के प्रति जागृत करना, जन स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, उत्तम गृह प्रबंध सिखाना, महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन बढ़ाना, मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल आदि व्यवस्था में सुधार के प्रति जन चेतना को जगाना है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के स्तर को ऊंचा करना है, उनमें जन चेतना को जगाना है। फिर आता है कि शिक्षण के साधन, ये वे साधन हैं जो एक प्रसार शिक्षक ग्रामीणों की अभिवृत्तियों में, उनकी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये साधन जैसा जहाँ का समाज या समुदाय होता है उसी के तहत इनका प्रयोग किया जाता है। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य यानी देखने वाला, श्रव्य यानी सुनने, साधन यानी वो माध्यम जिनके द्वारा देखकर और सुनकर किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहले हम परिभाषा लेते हैं इनकी। दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्वपूर्ण साधन हैं। प्रसार कार्य में इनका उपयोग उपकरणों के रूप में किया जाता है। देखकर तथा सुनकर जो जानकारियाँ ग्रहण की जाती हैं उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री या साधन कहा जाता है। दृश्य श्रव्य साधन शिक्षण के वह साधन हैं जो दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देते हैं। यानी जो सामने समुदाय बैठा होता है, जो ग्रुप बैठा होता है, जो समूह बैठा होता है, वह देख भी सकता है जो आप उन्हें तकनीक या जिन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ वो उन्हें सुनता भी है। और देखने और सुनने से उसकी जो ग्रहण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उसका ध्यान केंद्रित होता है। उदाहरण के लिए फिल्म, टीवी आदि दृश्य सामग्री है। इनका अर्थ है कि वह साधन जो केवल दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले साधन होंगे जैसे चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, कठपुतली, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। इन साधनों के माध्यम से हम अपनी बातों को दिखाकर समझा सकते हैं। श्रव्य सामग्री वह है जिनसे हम सुनकर कोई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। टीवी और फिल्म ऐसे साधन हैं जिसमें देख भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ सुन सकते हैं। तो ये जो साधन हैं ये उदाहरण के रूप में आपको बताए गए हैं। अब लेते हैं इनकी उपयोगिता क्या है। दृश्य श्रव्य सामग्री की प्रसार शिक्षा में उपयोगिता। बाह्य जगत का चित्रण सरलता से किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री भाषण की नीरसता को दूर करने में सहायक है। दृश्य श्रव्य सामग्री कई ज्ञानेंद्रियों को एक साथ उत्तेजित करती है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। विषय को रचनात्मक व मनोरंजक दायक बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से विषय वस्तु को शिष्टता से समझाया जा सकता है। इस साधन द्वारा अधिक ज्ञान को हम कम समय व संक्षिप्त चित्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्तियों के विचारों में शीघ्रता से परिवर्तन आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों को सरलता व स्पष्टता प्रदान करती है। उसके माध्यम से अपनी बातों को आसानी से समझा सकते हैं। तो ये थे दृश्य श्रव्य
की उपयोगिता। अब है इनके साधन कि कौन कौन से साधनों का उपयोग हम कर सकते हैं दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत। ऑडियो यानी दृश्य, श्रव्य और विजुअल यानी दृश्य, इसके सामग्री के अंदर हम कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है दूरदर्शन। आज शिक्षा या जानकारी प्रदान करने का ये सबसे प्रभावशाली साधन है। इसकी उपयोगिता को दृष्टिगत करते हुए सरकार ने प्रत्येक पंचायत, मुख्य रेलवे स्टेशन, स्टैंड, पार्क आदि जगहों पर इसका प्रबंध किया है। दूरदर्शन को टेलीविज़न भी कहा जाता है और आज ये लोकप्रिय साधन है किसी भी संदेश को प्रचार या प्रसार करने में। दूसरा आता है प्रोजेक्टर। इसके द्वारा चित्रों को बड़े आकार में दिखाया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जैसे स्लाइड के द्वारा, चलचित्रों की ध्वनि के द्वारा, चलचित्रों के स्लोगन्स के द्वारा चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा पर्दा होता है जिस पर सामने से प्रोजेक्टर की लाइट के थ्रू कुछ स्लाइड्स होती हैं और जो भी संदेश देना होता है वो समुदाय को दिखाया जाता है। ये बड़ी जो स्लाइड हैं ये प्रोजेक्टर के थ्रू उस पर्दे पर बड़ी आकार में अंकित हो जाती है और जो देखने वाला है उसमें प्रवाहित संदेश को आसानी से देख और सुन सकता है। फिर आता है नाटक। नाटक किसी भी वस्तु का सजीव चित्रण हेतु सर्वोच्च साधन है। इसमें शिक्षा तथा मनोरंजन दोनों साथ साथ होता है। इसके द्वारा हम अपनी बात को मनोरंजन के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं और गाँवों में ये नुक्कड़ नाटकों के रूप में प्रचलित होते हैं। कठपुतली जो कि बहुत ही पुराना साधन है, यह निम्न प्रकार के होते हैं जैसे हाथ से चलने वाली, धागे से चलने वाली, लकड़ी से चलने वाली, छड़ से चलने वाली इत्यादि। और कठपुतली के द्वारा पुराने ज़माने में भी बहुत सारी जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, उनका चित्रण किया जाता था। पर आजकल प्रसार शिक्षा में इसका किसी भी बुराई को, किसी भी संदेश को गांव वालों तक प्रचारित करने के लिए इस कठपुतली के साधन का उपयोग बड़ी सुगमता के साथ किया जाता है। कठपुतली के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। इसके द्वारा किसी विषय को एक कहानी द्वारा प्रस्तुत करके शिक्षण विधि को आसान और सरल बनाया जा सकता है। फिर आता है वीडियो फिल्में। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी कार्यक्रम को थोड़े समय में पुनः देखा जा सकता है क्योंकि इसमें एक रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है। हम इसमें किसी भी जो तकनीक है उसकी कोई वीडियो है उसको हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और जब भी दोबारा पुनः हमें उसी या किसी और समुदाय को दिखाना होता है तो हम इसे चलाकर पुनः संचालित कर सकते हैं और अपने कार्यक्रम को प्रसारित कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम में अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा सामूहिक चर्चा, वार्तालाप या किसी भी एक प्रोडक्ट को एक बार बनाने पर पुनः पुनः दिखाए जाने का प्रावधान इस साधन में होता है। अब आता है, ये तो था ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में जिसमें हमने दृश्य और श्रव्य सामग्री के जो साधन हैं जैसे टीवी है, कठपुतली है, वीडियो फिल्में हैं, प्रोजेक्टर है और नाटक के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम केवल श्रव्य साधन जो कि खाली सुने जा सकते हैं बट ये उस वक्त उसमें जो प्रचारित संदेश है उसका कोई चित्रण हम नहीं देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। यह भी एक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है प्रसार शिक्षा में, जिसमें हम केवल सुनकर किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो साधन हैं जिसके माध्यम से दी जाती है वे हैं रेडियो। यह एक महत्वपूर्ण श्रव्य साधन है। इसके द्वारा शिक्षा के तथा बच्चों के प्रौढ़ों के कई कार्यक्रम की BBC द्वारा तथा अन्य स्टेशन के द्वारा समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। टेप रिकॉर्डर, यह भी रिकॉर्ड करने का साधन है लेकिन वीडियो से अलग है। वीडियो में हम चित्रण को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बट टेप रिकॉर्डर में खाली हम सुन सकते हैं रिकॉर्डेड किसी भी संदेश को। यह छोटे जन समूह तक शिक्षा की बात पहुंचाने और उनके मनोरंजन का अच्छा साधन है। इसमें किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करके पुनः प्रसारित किया जा सकता है। ये थे श्रव्य साधन यानी रेडियो और टेप रिकॉर्डर, दो एक ऐसे साधन हैं जिन्हें हम सुनने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। फिर आते हैं दृश्य साधन, परिभाषा एवं प्रकार। वह साधन जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को देखकर एवं पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं वे दृश्य साधन कहलाते हैं। यानी वो दीवार पर या कहीं पे भी लगाए हुए होंगे, हम उन्हें देखेंगे तब हमें संदेश मिल जाएगा, या हम पढ़े लिखे हैं तो उस पर लिखे हुए किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं और हमें वो संदेश या जानकारी
प्राप्त हो जाती है। इसमें जो आता है सबसे पहले वो आता है पोस्टर। जब कुछ चित्र और लिखाई के द्वारा किसी समस्या को लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है तो इसे पोस्टर कहते हैं। पोस्टर में एक बड़ा चार्ट होता है और इसके बीच में एक बड़ा सारा चित्र बनाया होता है जो कि संदेश देने के लिए पर्याप्त होता है। उसी को देखकर ही संदेश प्रचारित और प्रसारित हो जाता है। देखकर हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है और उसके नीचे लिखा हुआ वाक्य पढ़े लिखे लोग समझ लेते हैं। तो पढ़कर और देखकर जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो वो दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। फिर आता है फ्लैश कार्ड। ये कार्ड्स की पूरी सामग्री होती है। इसमें कई कार्ड्स होते हैं जिसमें दृश्यों को सामने प्रस्तुत करता है और श्रोता जो है पीछे से बोलता जाता है। ये कहानी के रूप में होता है और कार्ड्स को ताश के पत्तों की तरह आगे और पीछे किया जाता है और जो सामने समुदाय है वो इनको देखता रहता है और जो दिखाता है प्रसार शिक्षक होता है वो इसके बारे में मुंह से बोलकर जानकारी देता रहता है। तो कार्ड्स को देखकर जानकारी प्राप्त करना फ्लैश कार्ड्स कहलाता है। फिर आता है फ्लिप चार्ट। यह चित्रों चार्टों का एक एल्बम के रूप में संकलन होता है। इस माध्यम के द्वारा कार्यकर्ता अपनी कहानी को चित्रमय रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे कैलेंडर के समान लगा दिया जाता है और प्रदर्शन करने के समय एक एक पलटे जाते हैं। जैसे हम कैलेंडर देखते हैं कि हम जब जनवरी चला जाता है तो हम फरवरी को ले आते हैं, फिर मार्च को ले आते हैं। जैसा महीना होता है हम कैलेंडर के उस भाग को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही इस साधन में होता है। ये कैलेंडर के भांति ही बनाया जाता है बट इसमें आगे की तरफ चित्र होते हैं और जो वक्ता होता है वो इसमें चित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी बोल कर देता है। तो एक एक करके वो चित्र हमारे सामने आते रहते हैं और हम चित्रों के पन्नों को पलटते रहते हैं और जानकारी को प्राप्त करते रहते हैं। फिर आता है मॉडल। मॉडल का भी शिक्षण में विशेष महत्व है। मॉडल आकार प्रकार का अनुपात रखता हुआ किसी बड़ी वस्तु की छोटी नकल या छोटी वस्तु की बड़ी नकल या वास्तविकता की प्रतिमूर्ति यानी सैंपल होता है। जैसे हमें अब हम ब्रह्मांड में हर कोई नहीं जा सकता, हमें चांद पे हम जा नहीं सकते, हम तारामंडल के बारे में जान नहीं सकते, तो एक छोटा उसका मॉडल बना लेंगे, एक प्रतिमूर्ति या सैंपल बना लेंगे और हम नवग्रहों के बारे में जान सकते हैं। ऐसा ही किसानों को बताया जाता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट एरिया के खेत के अंदर कोई चीज़ उनको काम में लेनी है तो वो कैसे वहाँ पे फसलों को काटेंगे नई मशीन के द्वारा, कैसे किसी चीज़ को वो उपयोग में लाएंगे, तो बड़े में ना दिखाकर एक छोटा मॉडल बना लिया जाता है और उस छोटे से एरिया के अंदर उस मॉडल के अंदर वो चीज़ को करके दिखाया जाता है और फिर उसे जानकारी दी जाती है। जब ये जानकारी मिल जाती है तो इसे बड़े एरिया में अप्लाई किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। छोटे रूप को ही मॉडल कहा जाता है और इसका शिक्षण में विशेष महत्व ये है कि इसमें आँखों से देखकर उस पूरी प्रणाली को अच्छे से समझा जा सकता है। फोल्डर, इसका उपयोग महत्वपूर्ण जानकारी को रचनात्मक तरीके से एक फोल्ड किए हुए कागज़ पर मुड़े हुए कागज़ या छाया से किया जा सकता है। इसमें चित्रों का विवरण होता है, चित्रों और के साथ साथ लिखित विवरण भी दिया जाता है और फोल्डर को हम फोल्ड करके पोर्टेबल होता है, किसी भी सामग्री को यूज़ किया जा सकता है। चार्ट्स, यह भी एक प्रकार के शिक्षण साधन होते हैं जिसमें केवल लिखा जाता है और ये तरह तरह के होते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए एक चार्ट के माध्यम से, एक लिखित विवरण के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे फ्लो चार्ट, तालिका चार्ट, प्रवाह चार्ट, सारणी चार्ट, वृक्ष चार्ट, रेखीय चार्ट, बार ग्राफ इत्यादि। इसमें रेखांकन द्वारा किसी भी बात को समझाया जा सकता है जिसके लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये थे शिक्षण के साधन जिनको हम 3 कैटेगरी में बांटे थे हमने, दृश्य श्रव्य साधन और दृश्य साधन, जिनकी हमने परिभाषाएं देखी, उदाहरण देखे और साधनों के प्रकार के बारे में जाना जो कि प्रसार शिक्षा के विभिन्न साधन हैं। इन्हीं साधनों को हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें हम एक एक करके लेंगे और इनकी विस्तार से एक एक शिक्षण साधन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।